आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा जो है तीसरा लेक्चर है, इसमें क्या पढ़ना है, द्रव प्लस गैस का मिश्रण। मतलब द्रव को और गैस को जब मिलाते हैं तब क्या प्राप्त होता है। और द्रव प्लस गैस के मिश्रण में हम लोगों को पढ़ना है क्या, हेनरी का नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो हेनरी है, हेनरी का नियम क्या होता है। मतलब निश्चित ताप पर हम लोग क्या किया जाए, एक निश्चित ताप दे और निश्चित ताप देने के बाद में गैस का मोल अंश, मतलब जो गैस है यहाँ पर, अब जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, यहाँ पर विलायक है, पानी है, तो पानी यहाँ पर मिला हुआ है, तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो गैस निकलता है। तो गैस का जो मोल अंश होता है, क्या होता है, मोल अंश। तो मोल अंश उसके किसके, परासरण दाब के का होता है, बराबर होता है। गैस का मोल अंश परासरण दाब के का होता है, बराबर होता है। मतलब जब यहाँ इसको गर्म करेंगे हम लोग तो ये गैस में चेंज होता चला जाएगा और गैस में बदलता चला जाएगा। और जब बदलता, ऊपर से इसको हम किसी ढक्कन से ढक देते हैं, तो ढकने के बाद में क्या होगा, जब गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो ये ढक्कन पर भार लगने लगेगा और ये जब बंद रहेगा तो ये जो दाब होता है नीचे की तरफ लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो इसका जो हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम क्या बताओगे, निश्चित ताप पर और किसका, गैस का मोल अंश, किसका, गैस का मोल अंश किसके, परासरण दाब के का होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। देख लीजिए, लिख लीजिए, निश्चित निश्चित ताप पर गैस का मोल अंश, मोल अंश परासरण किसके, परासरण दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मतलब निश्चित ताप पर किसका, गैस का मोल अंश, परासरण दाब को पहले लिख दो, परासरण दाब को हम लोग किससे, पी से, और जो मोल अंश है, मोल अंश को हम लोग एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, मोल अंश को हम लोग किससे लिखेंगे, एक्स से। तो अब क्या किया जाए, निश्चित ताप पर इसका परासरण दाब किसके, मोल अंश के, और गैस है तो गैस क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आई होप इसका डिफिनेशन हेनरी के नियम का जो है आप लोगों को पता चला होगा। कैसे बताना है, निश्चित ताप पर गैस का मोल अंश परासरण दाब के समानुपाती होता है। अब जैसे ये समानुपात का निशान है प्रोपोर्शनल को, इसको अगर हम लोग हटा रहे हैं तो जब हटाएंगे तो इज इक्वल टू लग जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, के एच और एक्स जी एस हो जाएगा। मतलब गैस का मोल अंश है यहाँ पर, इसीलिए क्या किया गया है, मोल गैस का मोल अंश लिखा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जहां पर P बराबर क्या है, परासरण दाब, क्या है, परासरण दाब, और जो एक्स जी एस है, एक्स है, ये क्या है, मोल अंश है। क्या है, मोल अंश। के एच जो दिया गया, के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है। क्या है, हेनरी स्थिरांक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो हो गया, क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। किसका नियम हुआ, हेनरी का नियम। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, हेनरी के नियम का उपयोग। मतलब जो हेनरी का नियम होता है उसको हम लोग किसमें उपयोग करते हैं, हेडिंग डालना है, क्या उपयोग डालना है, हेडिंग, हेनरी के नियम का उपयोग हेडिंग डाल दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए क्या, हेनरी के नियम का उपयोग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग का,
हेनरी के नियम का क्या उपयोग हेडिंग डालना है। तो ये जो हेनरी का नियम होता है इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं ये पता करते हैं। ये जो पेय पदार्थ इसमें हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। और किसमें कोको कोला में इसका उपयोग करते हैं। 1 नंबर पॉइंट हुआ। 2 नंबर पॉइंट में लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है कि जो गोताखोर होते हैं गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो उनके श्वसन में ऑक्सीजन के साथ में का मिला दिया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है, जिससे ऊपर आने पर दर्द का एहसास कम हो। समझ में आया। 2 नंबर पॉइंट में आप लोग लिखिए, क्या लिखना है कि गहरे समुद्र में जाने वाले गोताखोर के श्वसन में किसके साथ ऑक्सीजन के साथ He मतलब हीलियम मिलाया जाता है, जिससे ऊपर आने पर दर्द का एहसास क्या हो, कम हो। ये समझ में आया। मतलब इसको क्या बताना है, जो गोताखोर होते हैं जब वो अंदर जाते हैं तो पानी का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो जो पानी का प्रेशर बढ़ता है तो अंदर जाने पर भार ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, गोताखोर जो पीछे सिलेंडर लादे होते हैं ऑक्सीजन के साथ में मिला दिया जाता है, क्या हीलियम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है कि वो जब ऊपर आए तो दर्द का एहसास क्या हो जाए, कम हो, दर्द उनको कम हो। और तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, क्या जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के रक्त में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर ही आधारित। लिख लीजिए आप लोग, कैसे लिखना है कि फेफड़े के रक्त में O2 तथा CO2 मतलब ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित है। हेनरी के नियम पर आधारित है। ये 3 पॉइंट हुआ हेनरी के नियम में। हेनरी फर्स्ट नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया, पेय पदार्थ कोको कोला, इसमें हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पॉइंट में क्या बताया कि जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब गहरे समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, जितने नीचे जाएंगे तो उतना ही पानी का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए उनके सिलेंडर में जो पीछे टांगे रहते हैं ना, तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम मिला दिया जाता है। क्यों मिलाया जाता है कि जब वो ऊपर आए तो दर्द जो होता है, दर्द उनको क्या हो, कम हो। और अब आप लोगों को हेडिंग डालना है, क्या द्रव और प्लस द्रव का मिश्रण। द्रव के और प्लस द्रव के मिश्रण में हम लोगों को क्या पढ़ना है, राउल्ट का नियम हेडिंग डालना है। क्या डालना है, राउल्ट का नियम। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, राउल्ट का नियम। क्या डालना है, राउल्ट का नियम। मतलब 1 नंबर हो गया। 2 नंबर हेडिंग में लिखना है द्रव प्लस द्रव, और इसमें क्या पढ़ना है, राउल्ट का
नियम पढ़ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? जो राउल्ट है, राउल्ट के नियम के बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। अब क्या किया जाए, कोई विलायक, राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिया जाए, विलायक, और विलायक में कोई का मिला दिया जाए, अवाष्पशील पदार्थ का मिलावा जाए, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए। अब ये आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा कि जो अवाष्पशील पदार्थ होता है ये क्या होता है। मतलब जो पदार्थ वाष्प में ना बदले उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग नमक है तो नमक को इस बर्तन में डाल दें, नीचे से टेम्परेचर दें और पानी साथ में मिला दें, तो पानी जो है, पानी तो वाष्प बनकर के उड़ जाएगा, लेकिन नमक जितना नमक का मात्रा डालेंगे नमक उतना ही रहेगा। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवाष्पशील पदार्थ। तो अवाष्पशील पदार्थ का मतलब आप लोगों को समझ में आया। क्या बताना है कि जो पदार्थ वाष्प का मतलब होता है भाप में ना बदले, किसमें ना बदले, भाप में ना बदले, तो उसे क्या कहेंगे, अवाष्पशील पदार्थ। और दूसरा क्या बताया, वाष्पशील पदार्थ आप लोगों को कैसे बताना है कि जो पदार्थ वाष्प में बदल जाता है तो वो क्या कहा जाता है, वाष्पशील पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए जो पानी है, अगर पानी को हम लोग डाल रहे हैं और नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं तो पानी का हो जाता है, वाष्प में बदल जाते हैं। तो इसीलिए जो पानी है, पानी क्या है, वाष्पशील पदार्थ। पानी क्या है, वाष्पशील पदार्थ। तो अब पढ़ना है जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम क्या होता है। तो ये जो होता है अवाष्प मतलब राउल्ट का नियम, क्या बताया, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी विलायक में क्या किया जाए, अवाष्पशील, क्या किया जाए, अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, क्या करने पर, घोलने पर क्या होता है, प्राप्त विलयन का, विलयन का, प्राप्त विलयन के परासरण दाब का, परासरण दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या, आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ये समझ में आया। मतलब इसको समझ लेते हैं, किसी विलायक में अगर हम लोग अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ का मतलब हमने बताया जो भाप में ना बदले, उसको घोलते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है, क्या, प्राप्त विलयन के परासरण दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब जो परासरण दाब होता है, जो दाब लगता है तो दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अवनमन शब्द का मतलब क्या होता है, कमी, मतलब परासरण दाब का क्या हो जाता है, कमी। इसका मतलब अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ हम लोग विलायक में डाला जाता है तो जब डालते हैं और नीचे से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जब गर्म करते हैं तो परासरण दाब का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। तो परासरण दाब की जो कमी होती है वो क्या होता है, मोल प्रभाज के क्या होता है,
बराबर होता है। ये किसका नियम हुआ? राउल्ट का नियम होगा। अब देखो ये क्या हो गया, P नॉट माइनस P यस और बटा P नॉट, मतलब परासरण दाब किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज को हम लोग किससे लिखेंगे? कैपिटल एन और बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहां तक समझ में आया? मतलब दोबारा समझ लीजिए, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ अगर हम लोग घोल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? अवाष्पशील पदार्थ। तो अगर अवाष्पशील पदार्थ हम लोग घोल रहे हैं तो जो परासरण दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाज से क्या होता है? बराबर होता है। फिर उसके बाद में यदि क्या बताया गया? यदि जो है विलयन तन हो, क्या हो? यदि विलयन तन हो, तन का मतलब कम हो, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? n प्लस कैपिटल एन बराबर हम लोग लिख देंगे एक वाला कैपिटल वाला। अब यहाँ पर क्या लिखा जाए? P नॉट माइनस P यस बटा P नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पर क्या है? कैपिटल एन और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या? यहाँ पर स्मॉल एन रहेगा। क्या रहेगा? स्मॉल एन। और यहाँ पर क्या करते? स्मॉल एन और यहाँ पर क्या कर दे? कैपिटल एन। क्योंकि यह स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या रख दिया हमने? कैपिटल वाला बड़ा वाला एन लिख दिया हमने। अब देखो एन क्या है? एन मोलों की संख्या। तो अगर हमने उस दूसरे लेक्चर में बताया था जो मोलरता निकालते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटा विलायक का अणुभार। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखें? P0 माइनस PS बटा P0 इज इक्वल टू एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल w बटा स्मॉल एम, मतलब विलेय का भार और इसका अणुभार विलेय का। तो यहाँ पर क्या लिख दे? स्मॉल w और बटा स्मॉल एम। फिर यहाँ पर कैपिटल है, तो जब कैपिटल एन की बात किया जाएगा तो वहां पर हम बात किसका करेंगे? विलायक का। तो क्या लिख दे? कैपिटल W बटा कैपिटल एम कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे कैसे इसको जो है डेरिवेशन इसका करना है। अब इसको कैसे करना है? P नॉट माइनस P यस बटा P नॉट इज इक्वल टू, ये कैपिटल बड़ा वाला एम है, जब गुणा करेंगे उठ करके किसके पास आ जाएगा? छोटे w के पास में आ जाएगा। तो स्मॉल w गुणे कैपिटल एम हमने कर दिया, और ये बड़ा वाला W उठ करके आ जाता है स्मॉल एम के पास में। तो क्या कर दे? कैपिटल W और गुणे स्मॉल एम। यहाँ पर क्या करना है? स्मॉल एम करना। तो ये जो डेरिवेशन हमने बताया, डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। जो है अब इसको जो P नॉट है, P नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको लिख दो। P नॉट को हम लोग कहते हैं विलायक का परासरण दाब। क्या कहते हैं? विलायक का परासरण दाब। और PS को क्या कहेंगे? विलयन का परासरण दाब। विलयन का परासरण दाब। और ये स्मॉल w है, स्मॉल w को हम लोग क्या कहेंगे? विलेय का भार। क्या कहेंगे? विलेय का भार। इसको क्या कहेंगे? स्मॉल w। कैपिटल W को क्या कहेंगे? विलायक का भार। क्या कहेंगे? विलायक का भार। स्मॉल m को विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। और जो यहाँ पर क्या बच रहा है? स्मॉल w और
स्मॉल w को क्या कहेंगे? स्मॉल w को हम लोग कहेंगे विलेय का भार। क्या कहेंगे? स्मॉल w को कहेंगे विलेय का भार। अब क्या बच रहा है? कैपिटल एम बच रहा है। क्या बच रहा है? कैपिटल एम। कैपिटल एम को हम लोग कहेंगे विलायक का अणुभार। क्या कहेंगे? विलायक का अणुभार। ये किसको कहते हैं? कैपिटल एम को। तो आई होप ये जो राउल्ट का नियम आप लोगों को हमने बताया, राउल्ट का नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अब पढ़ना है जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। मतलब द्रव और ठोस को अगर हम लोग मिलाते हैं तो इसके मिश्रण में तीसरे नंबर पॉइंट की ये जो है हेडिंग लेकर के आए। तो इसमें क्या पढ़ना है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखो वाष्प दाब तो आप लोग जानते ही होंगे कि वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब। जैसे यहाँ पर हमने लिया कोई बर्तन, गर्म किया, इसमें पानी भर दिया, तो पानी भरने के बाद ना इसको जब गर्म करते रहते हैं और ये पानी किसमें चेंज होता रहता है? वाष्प में। ऊपर से कोई ढक्कन रखा हुआ है, ठीक, इसको ढंग से कोई पिस्टन से बंद कर दिया गया। तो क्या होता है? ये जो वाष्प के कण होते धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और नीचे आने लगता है तो यहाँ क्या होने लगता है? दाब लगने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब। वाष्प दाब का मतलब समझ में आया कि वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है। आप लोगों ने कुकर में देखा होगा, उसमें क्या बताएगा? कुकर में देखा होगा आप लोगों ने, कुकर में क्या होता है कि जब उसको हम लोग गर्म करते रहते हैं उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा लग जाता है, तो उसी के अंदर जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब, आपेक्षिक शब्द का मतलब होता है संबंध। संबंध। अवनमन का मतलब कमी। मतलब वाष्प दाब के कमी कब होती है? जब कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? समझ में आया? मतलब जब, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। जब किसी, मतलब अवाष्पशील पदार्थ को, किसको? किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलयन में घोलते हैं। किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसमें? विलयन में घोलते हैं। क्या करते हैं? घोलते हैं। तो जब विलयन में घोलते हैं तो परासरण दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। तो परासरण दाब में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन। अवनमन कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। जहां पर एक्स क्या कहते हैं? एक्स को हम लोग कहते हैं मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग डाल लीजिए हेडिंग कि क्वथनांक का
उन्नयन का डालना है, क्वथनांक का उन्नयन, हेडिंग डाल दीजिए। दो नंबर पॉइंट में हेडिंग डालना है का क्वथनांक का उन्नयन, हेडिंग डालना है आप लोगों को। क्या डालना है हेडिंग? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन, उन्नयन शब्द का मतलब होता है बढ़ोतरी, और क्वथनांक पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वथनांक पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में क्वथनांक के उन्नयन के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक क्या होता है, पहले हेडिंग डालना है आप लोगों को, क्वथनांक का हेडिंग डालना है, क्वथनांक। तो क्वथनांक का होता है, ये समझ लीजिए, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी, क्या भरा है, पानी। और ये जो पानी है, पानी को हम लोग गर्म कर दें, और गर्म करने के बाद में ये चेंज किसमें हो जाता है, गैस में, तो उसी को हम लोग कहते हैं का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कैसे बताओगे कि जब द्रव गैस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का डेफिनेशन आप लोगों के समझ में आया होगा। क्या बताया कि जब जो द्रव होता है, द्रव किसमें चेंज हो जाता है, गैस में, तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक। इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। क्या लिखना है, जब क्या द्रव गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब आप लोग समझे होंगे। कहा हम, जिसे घर में क्या किया जाता है, जब खाना बनाया जाता है तो पानी उसमें डाला जाता है, और पानी की मात्रा चेंज हो जाता है, गैस में भाप में बदल जाता है, तो उसका क्या कहा जाता है, क्वथनांक। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ना है। ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, ये क्या होता है, मतलब क्वथनांक में बढ़ोतरी। उन्नयन शब्द का मतलब क्या, बढ़ोतरी। क्वथनांक का मतलब हमने बताया, क्या बताया कि जो द्रव होता है, पानी होता है, पानी अगर भाप में बदलेगा तो उसका क्या कहा जी, क्वथनांक कहा जी। अब पढ़ना है क्या, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, अब देखिए इसको, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलयन में मिलाते हैं, क्या किसमें मिलाते हैं, विलयन में, लिख लीजिए, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसमें मिलाते हैं, विलयन में मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो वाष्प दाब में कमी हो जाता है, क्या हो जाता है, हो जाता है। किसमें कमी हो जाता है, वाष्प दाब में। तो वाष्प दाब मतलब अवाष्पशील पदार्थ, यहाँ पर नमक डाल दिए हैं, और नमक जब डालने के बाद ना, अभी तो भाप ज्यादा बन रहा था, जैसे नमक डाला गया वाष्प बनना कम हो गया। तो जब वाष्प कम बनेगा तो जाहिर सी बात है वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वाष्प दाब में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और जब जिसके कारण विलयन का क्वथनांक का हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ जाता है।
बढ़ना शब्द का मतलब क्या होता है, हमने बताया उन्नयन। क्वथनांक का क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, जिसे क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, मतलब समझ में आया। जब कोई आवाजशील पदार्थ लिया जाता है, बेलन में डाला जाता है, तो वाष्प दाब के क्या हो जाते हैं, कमी हो जाता है, और क्वथनांक का हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्वथनांक का मतलब बताया, द्रव की मात्रा चेंज हुए गैस में, तो ज्यादा देर तक चेंज होती, तो क्या कहा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है क्वथनांक के उन्नयन का, उसको लिख लेते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टेम्परेचर बॉइलिंग, मतलब क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, टेम्परेचर बॉइलिंग से व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100, और बटा क्या कर दें, बटा पर कर दिया जाए कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। अब क्या बताया गया, जो के बी है, के बी क्या है, स्थिरांक, क्या है, मोलल, क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और स्मॉल डब्ल्यू भी बताया हमने, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम, ये सब जो है हमने बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हिमांक में अवनमन डालना है, क्या डालना है, हिमांक में अवनमन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब क्या डालना है, हिमांक में अवनमन है, क्या, हिमांक में अवनमन। हिमांक शब्द का मतलब, पहले हिमांक की हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, हिमांक पढ़ लीजिए, हिमांक क्या होता है, फिर उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हिमांक जो है, अगर कोई द्रव है, पानी रखा हुआ है, और पानी अचानक से ठोस में चेंज हो जाए, किसमें बदल जाए, ठोस में, तो ठोस में बदल जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं हिमांक, क्या कहेंगे, हिमांक। आप लोगों ने देखा होगा, जो फ्रिज है, फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं, तो कुछ समय के बाद वो निकालते हैं, तो ठोस में बर्फ में चेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। तो हिमांक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, अब हिमांक में अवनमन, अवनमन शब्द का मतलब होता है कमी, का हो, कमी, मतलब जो बर्फ बनत है, बर्फ बर्फ जो होता है, आइस होता है, ठोस पदार्थ जो बनता है, वो कम बने, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जब किसी पदार्थ को विलायक में घोला जाता है, मतलब इस प्रकार से है, और ये क्या है, पानी, तो पानी में और कोई पदार्थ घोल दिया जाए, जैसे चीनी, क्या घोला जाए, चीनी, तो जब विलायक में घोल दिया जाता है, तो विलायक का हिमांक का हो जाता है कम, मतलब बहुत धीमी गति से जो है ये बर्फ बनना स्टार्ट होता है, समय लगता है, तो हिमांक का हो जाता है कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल के एफ इंटू 100 और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, ये जो होता है हिमांक के अवनमन का सूत्र होता है, जहाँ पर के एफ का है हिमांक में अवनमन का स्थिरांक, डब्ल्यू विलायक का भार, और ये विलेय का अणुभार, ये विलेय का भार। समझ में आया, आसान कहते हैं, किसके द्वारा, अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, तो इसको लिख दीजिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तन विलयन से सांद्र विलयन की
और क्या स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब पढ़ना है क्या? परासरण दाब, परासरण दाब पढ़ना। ये जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब क्या होता है? मतलब परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। मतलब यहाँ परासरण ना हुए तो एक पिस्टन रख दिया जाए और पिस्टन इस पर दाब लगाया जाए तो परासरण की प्रक्रिया का हो जाते, रुक जाते, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परासरण दाब। तो परासरण दाब लिख लीजिए, कैसे लिखना है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब को हम लोग किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से। तो P इज इक्वल टू एन आर टी होता है। क्या होता है? P इज इक्वल टू एन आर टी, और एन मोलों की संख्या स्मॉल w अपान स्मॉल m आर टी लिख दिया। ये जो हो गया परासरण दाब का फार्मूला हुआ। अब उसी के बाद में समपरासरी विलयन पढ़ना है। समपरासरी विलयन हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालना है? समपरासरी विलयन। तो ये क्या होता है? मतलब जिस विलयन में परासरण दाब का होता है बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन। अब आगे चलिए, हेडिंग डाल दीजिए। ये जो शब्द आया अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। बस ये जो लेसन 1 है विलयन, ये हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए का अर्धपारगम झिल्ली का हेडिंग डालना है, अर्धपारगम झिल्ली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। हेडिंग का डालना है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या करता है? यहाँ इस प्रकार से एक बर्तन है, तो ये क्या करता है? विलायक के अणु का इस पार से उस पार आने जाने देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। लिख देना इस प्रकार से, जो विलायक के अणुओं को इस पार से उस पार आने जाने देता है। क्या होता है? उस पार आने जाने देता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली समझ में आया? मतलब इस प्रकार से यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली है तो ऐसे काम होता है, केवल विलायक का अणु इधर आवे दे और इधर से इधर जाए दे, विलय का नहीं। मतलब जो चीनी है चीनी का इस तरफ ना आने जाने दे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धपारगम झिल्ली। अब ये जो अर्धपारगम झिल्ली है ये होती कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। एक होता है प्राकृतिक और एक का होता है कृत्रिम। कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली यहाँ पर लिख देना अर्धपारगम झिल्ली। क्या लिखना है?
अर्धपारगम झिल्ली। तो प्राकृतिक में आप लोग का लिखा है कि जो झिल्ली प्राकृत से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। उदाहरण में का बकरे का आमाशय और अंगूर, ये क्या किया जाता है? प्रकृति से बनता है। ऐसा तो है नहीं कि जो अंगूर को मनुष्य बना सकता है, ये प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। अब दूसरे नंबर पॉइंट में हेडिंग डालना है कृत्रिम। कृत्रिम क्या होता है? इसमें आपको बताना है कि जो झिल्ली किसके द्वारा? लैब में मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। लिख लेना, जो झिल्ली प्रयोगशाला में बनाई जाती है उसे कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। उदाहरण में आप लोगों को लिखना है कॉपर, फेरो साइनाइड। ये समझ में आया? तो ये जो वीडियो है चैप्टर 1 विलयन समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद में ये जो विलयन चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।